नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम शीट मेटल जो 2 था उसके आगे शुरू करेंगे। शीट मेटल 3 ये तीसरा उसका वीडियो है शीट मेटल का। तो शुरू करते हैं। तो इसमें जो है हम मैक्सिमम रिविट पढ़ेंगे, रिविटिंग है ना, रिविट और उससे संबंधित चीज़ें जो हैं वो पढ़ेंगे। तो रिविट जो होता है उस जगह करते हैं जहाँ पर ब्रेजिंग और ये सोल्डरिंग इत्यादि सूटेबल नहीं होती है ना। तो जो रिविट होती है वो डक्टाइल मटेरियल यानी कि तन्य पदार्थ से बनी होती है, जैसे कि लो कार्बन स्टील, ठीक है, और जैसे माइल्ड स्टील आता है, ठीक है, ब्रास, कॉपर, है ना, येलो ब्रास, और एल्युमिनियम और उसके जो एलॉय होते हैं उनकी उनसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये चित्र आप देख रहे हैं जो हैं, ये रिविट के चित्र हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी है स्नैप हेड रिविट, ठीक है। अगर हम सामान्यतः रिविट की बात करें तो ये वाला पोर्शन जो है उसका हेड कहलाता है ना। जैसे यहाँ से और यहाँ तक की बीच की जो डिस्टेंस है ये हेड कहलाती है, हेड की ऊंचाई, ठीक है। और उसके बाद में ये जो एल आप देख रहे हैं एल, ठीक है, ये बॉडी कहलाती है ना। अगर यहीं पे एक इस प्रकार का कोई पोर्शन जोड़ दिया जाए इसको हम कहते हैं टेल यानी कि पूंछ, ठीक है। और बॉडी में जो ये बीच का हिस्सा जो है इसको सैंक भी कहते हैं। इसका जो डाया है वो डी कहलाता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट रिविट में जो ये एल जो लंबाई है ये अलग अलग होती है, इसको आप आगे देखेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं स्नैप हेड रिविट से, ठीक है। तो स्नैप हेड रिविट जो होती है सामान्यतः यूज होती है ना। नॉर्मली हम स्नैप हेड रिविट को ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जनरल पर्पज़ यूज़ के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्नैप हेड रिविट। अगला हमारा जो है क्या है, पेन हेड रिविट, है ना। पेन हेड रिविट देख रहे हैं, इसका हेड जो है पेन तरीके से होता है ना। पेन का मतलब एक कोई बर्तन या तसला टाइप का कोई आकृति होती है, तो उससे हम इसको जोड़ सकते हैं, है ना, इसके हेड को, इसी से इसको पहचानते हैं। इसमें भी लंबाई हेड के नीचे से ली जाती है, ठीक है। और इसका जो यूज़ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूज़ कहाँ होता है, हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में, मतलब ऐसे ऐसे काम जहाँ पर रिविट की स्ट्रेंथ बहुत महत्वपूर्ण हो, ठीक है। ऐसे स्ट्रक्चर जहाँ पर रिविट की इम्पोर्ट मतलब स्ट्रेंथ बहुत महत्वपूर्ण हो, वहाँ पर इसका यूज़ करते हैं हैवी स्ट्रक्चरल वर्क में, ठीक है। अगला हमारा जो है वो कोनिकल हेड रिविट है। इसको आप देख रहे हैं, ये सामान्यतया लाइट असेंबली में यूज होता है, हल्की असेंबली में यूज होता है। इसका हेड आप देख रहे हैं, हेड जो है ये कोनिकल शेप में है, इसीलिए इसको कोनिकल हेड रिवेट बोलते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ वहाँ करते हैं लाइट असेंबली में जहाँ पे रिवेटिंग जो है हैंड हैमरिंग से की जाती है, हाथ द्वारा हैमर मार मार के उसके हेड को बनाया जाता है। लाइट असेंबली में ऐसी जगह हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। अगला हमारा जो है वो है काउंटर सिंक हेड रिवेट। अब आप देखिए यहाँ पे काउंटर सिंक हेड रिवेट जो है उसकी लंबाई कहाँ से ली गई, उसका पूरा हेड भी इसमें आया हुआ है ये, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा अलग होता है लंबाई लेने का तरीका। और दूसरी चीज़ होती है एंगल जो होता है, कोण हमारा
वो 75 डिग्री होता है। रिवेटिंग के लिए एंगल जो है काउंटर सिंक एंगल 75 डिग्री। ठीक है। और इसका यूज़ वहाँ करते हैं काउंटर सिंक हेड रिवेट का जहाँ पर प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ द रिवेट हेड इज़ टू बी अवॉइडेड। मतलब ऐसी जगह काटते हैं जहाँ पर रिवेट का सिर उभरा हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है। यूज्ड वेयर प्रोजेक्शन ऑफ द रिवेट हेड इज़ टू बी अवॉइडेड, जहाँ पे सिर उभरा हुआ ना हो वहाँ पर इसका हम यूज़ करते हैं। अगला है बाइफरकेटेड हेड रिवेट। द्विभाजित इसको रिवेट बोलते हैं। दो भागों में इसका देख रहे हो, टांगें इसकी जैसी हैं उस तरीके से। ठीक है। तो इसका यूज़ कहाँ करते हैं? यूज़ फॉर फास्टनिंग लाइट पार्ट्स लाइक टिन प्लेट्स, लेदर, प्लास्टिक, एटीसी। है ना, इसका यूज़ वहाँ करते हैं हल्के जो पार्ट होते हैं, जैसे कि टिन टिन की प्लेटें हैं, लेदर है, चमड़ा जो उद्योग में, प्लास्टिक इत्यादि में। देखा होगा आपने इस तरीके की एक वो क्लिप टाइप की लगी रहती है, वो यही होती है ना, यही रिवेट होती है प्लास्टिक की चीज़ों में। और लेदर की जो हमारे पास जूते वगैरह हैं या लेदर कोट आते हैं, जैकेट वगैरह, उन सब में इसका यूज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट है जनरल सैंक लेंथ। सैंक की जो लेंथ एल जो आप देखा था हमने अभी, तो वो कितनी होनी चाहिए सामान्यतया, है ना। हम स्नैप हेड रिवेट की बात कर लेते हैं। वो कितनी होनी चाहिए? टी प्लस 1.5 डी। जहाँ टी क्या है? जिस सीट को जोड़ रहे हैं उसकी थिकनेस, जितनी भी सीटें जोड़ रहे हैं उसकी थिकनेस। अगर हम 10 सीटें जोड़ रहे हैं तो टी को 10 से गुणा कर देंगे। समझ रहे हो? जैसे मान लीजिए हम 2-2 mm की 10 सीटें जोड़ रहे हैं तो थिकनेस टोटल कितनी हो जाएगी? 20 mm हो जाएगी। ठीक है, ये हो। और डी जो है रिविट का डाया जो बताया था हमने पहले, तो उसका फार्मूला क्या है? जनरल सैंक लेंथ इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ सीट ऑल, मतलब पूरी थिकनेस जोड़ते हैं यहाँ पे, और प्लस 1.5 इंटू डी, डाया का 1.5 गुना। ठीक है। अगला क्या है? थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये है डबल रिविटेड। रिविटेड जॉइंट आपको हम बताएंगे, बहुत से रिविटेड जॉइंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का होता है। ठीक है। तो उसमें से एक हमें लगा कि ये महत्वपूर्ण है ना। ऐसे लैप जॉइंट हैं, बट जॉइंट हैं, बहुत सारे हैं। डबल रिविटेड लैप जॉइंट है, सिंगल रिविटेड लैप जॉइंट है ना। सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट है, डबल स्ट्रेप बट जॉइंट है। तो उसमें से एक डबल रिविटेड लैप जॉइंट है, उसको हम देख रहे हैं। लैप मतलब चढ़ावा जोड़ होता है ना, जो कि जिगजैग टाइप का ये दोनों ही आप चित्र देख रहे हैं, है ना। ये डबल रिविटेड लैप जॉइंट के हैं। ठीक है। लेकिन दोनों में एक अंतर है, वो अंतर क्या आप देखेंगे यहाँ पे। द स्क्वायर फॉर्मेशन ऑफ रिविट प्लेसमेंट इज कॉल्ड चेन रिविटिंग, है ना। इस तरीके से जो स्क्वायर फॉर्मेशन है रिविट का, उसको हम कहते हैं क्या? चेन रिविटिंग करते हैं। जिस तरीके से ये दे रखा है ना, उसको हम बोलेंगे चेन रिविटिंग। और द ट्रायंगुलर फॉर्मेशन कॉल्ड जिगजैग रिविटिंग, है ना। ये देखिए ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे, इस तरीके से, है ना। ये ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, तो इसको हम जिगजैग रिविटिंग बोलते हैं। ठीक है, दोनों बस अंतर इतना ही है, ये चेन रिविटिंग है और ये जिगजैग रिविटिंग है। इसका सेक्शनल व्यू आप देख सकते हैं। चैन रिविटिंग में दोनों चीज़ें आपकी क्रॉस सेक्शन में सामने आ गई हैं, जबकि जिगजैग में एक हमारी रिविट जो है ये वाली, ये छिपी हुई है अंदर। ठीक है, तो चित्र से आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो चित्र से समझना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए मैं फिगर का अधिक यूज़ करता हूँ, और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। रिविट काउंटर सिंक का एंगल जो होता है वो 75 डिग्री होगा, बता चुके आपको पहले हम, है ना। अब हम बात करेंगे, अगला पॉइंट है स्पेसिंग ऑफ जॉइंट रिविट्स इन जॉइंट। मतलब हम जब रिविट के जॉइंट करते हैं तो उसमें कितना अंतर होना चाहिए। देखो
जो एक किनारा है, यहाँ से आप देख रहे हैं, एक किनारे से, हम इस वाली प्लेट की बात कर रहे हैं, एक किनारे से रिवेट के सेंटर तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 2d। d हमारा क्या है? डाया ऑफ रिवेट। ठीक है, तो ये क्या है? 2d, डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ द सेंटर ऑफ द रिवेट, ये 2d होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरी क्या है? ये जो 3D आपको दे रखा है, तो एक रिवेट से दूसरे रिवेट के सेंटर के बीच की दूरी, इसको हम पिच भी बोलते हैं, रिवेट पिच बोलते हैं। और ये हमारी होनी चाहिए कितनी? 3D, यानी कि डाया का 3 गुना। इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, पिच हमेशा 3D होगी, और एज से जो नियरेस्ट हमारा जो रिवेट है उसके सेंटर के बीच की दूरी, किनारे से उस सेंटर के बीच की दूरी जो है 2D होगी। ठीक है, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कई बार, है ना। और आगे बढ़ते हैं, है ना। कुछ यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर हम रिविट को सही से, मतलब ये डिस्टेंस अगर मेंटेन ना करें तो प्रॉब्लम आ जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम आती है ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये रिविट के किनारे फट गए हैं इस तरीके से, देखो ये फट गए हैं ना, है ना। तो ये क्या हुआ है? ये है मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एज शुड नॉट बी मोर देन 10 टाइम ऑफ द थिकनेस। ठीक है, जो यहाँ से जो रिवेट का सेंटर है और उससे एज तक की दूरी प्लेट की थिकनेस के 10 गुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आप देख रहे हैं इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये क्या है? ये फिगर आप देख सकते हैं, इसमें इसमें क्या है? टू मच डिस्टेंस फ्रॉम द एज विल लीड टू गैपिंग। यदि हम एज से डिस्टेंस अधिक कर देते हैं इसकी, रिवेट्स के बीच की दूरी, ठीक है, तो क्या होगा? ये देख रहे हैं प्लेटें हमारी, उनके बीच में गैपिंग आ जाएगी, और ये एक प्रकार का दोष ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको चित्र के माध्यम से ऐसे आसानी से समझ में आएगा, मुझे ऐसा लगता है। अगला क्या है? टू क्लोजली स्पेस्ड रिवेट विल टीयर द मेटल along द सेंट्रल लाइन ऑफ द रिवेट्स। यदि हम रिवेट को देख रहे हो बहुत नज़दीक नज़दीक हमने इनको आपस में लगा दिया है, तो पिच का ध्यान नहीं रखा। वैसे पिच 3D होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये वहाँ पे नज़दीक नज़दीक हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसे सिचुएशन में जो हमारी सीट है वो इस तरीके से फट जाती है। ठीक है, सेंट्रल लाइन ऑफ द रिवेट्स के अकॉर्डिंग अलोंग जो है हमारी सीट फटती है। ये आप ध्यान रखिए इस तरीके से। अगर कहीं ऐसा दोष है तो इसका मतलब रिविट बहुत नज़दीक नज़दीक है। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए? द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द रिवेट शुड एक्सीड 24 टाइम द थिकनेस ऑफ द मेटल। ठीक है, जो अधिकतम दूरी है ना, वो जो हमारी सीट जोड़े जाने वाली है उसके 24 गुना तक हम मैक्सिमम कर सकते हैं, इससे ऊपर नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो फिर हमारे उसमें दोष उत्पन्न हो जाएंगे। ठीक है, और वो कौन से दोष होंगे हम आगे देखते हैं। इस तरीके से ये बकलिंग हो जाएगा, है ना। इनके बीच की जो दूरी है वो इनके प्लेट की थिकनेस का 24 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर उससे अधिक होगी तो ऐसे ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, और इनके बीच की पिच, पिच मतलब दोनों रिवेट के बीच की दूरी जो है, विल अलाउ द सीट टू बकल बिटवीन रिवेट्स। मतलब बकलिंग इसमें हो जाती है अगर उनके बीच की डिस्टेंस अधिक हो, दो रिवेटों के बीच की, और वो कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 24 गुना होनी चाहिए थिकनेस की, है ना। और इस रिवेट के बारे में हम पढ़ चुके थे,
है ना, बाइफरकेटेड रिविट या स्प्लिट रिविट इसको बोलते हैं, विभक्त रिविट बोलते हैं, है ना। इसको बोलते हैं प्रोंग, इन हिस्सों को, है ना। और ये कहाँ यूज़ करते हैं हम? सॉफ्ट मेटल में, है ना। मतलब ऐसे मेटल जिसमें हम पियर्सिंग कर सकें, मतलब इसमें हम छिद्र कर सकें, है ना, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अगली हमारी रिविट है ब्लाइंड रिविट और पॉप रिविट। एक ब्लाइंड रिविट कहलाती है, जैसा कि सामान्यतः हम लोग इसी को देखते हैं। देखा होगा दो चादरें बसों वगैरह में जो चादरें लगी होती हैं ना, टीन सेट सीट लगी होती हैं, तो उनमें मैक्सिमम यही यूज होती है ना। देखो होगा अपने ऊपर का व्यू इसका इस तरीके से होता है, हॉलो होता है, ठीक है। और ये इस तरीके से होती है, और ये और यहाँ भी इस तरीके से बन जाता है। तो ऐसी रिविट ये मैक्सिमम यूज होती है आजकल। इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड रिविट या फिर पॉप रिविट। ठीक है, तो इसको रिविट करने के लिए हम जो है लेजी टोंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, या ब्लाइंड रिविट प्लायर का यूज़ करते हैं, या लीवर हैंड टूल्स का यूज़ करते हैं, जो न्यूमेटिक या हाइड्रोलिक भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, या सेमी ऑटोमेटिक जैसा भी है। ठीक है, तो उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसके पार्ट्स देख लीजिए, ये मैंड्रेल हेड है, ये हमारा ब्रेक हो जाता है रिविट होने के बाद में। ये बॉडी है ना, और ये बॉडी का हेड है रिविट का, और ये मैंड्रेल या टेल और स्टेम। इसको हम टेल को हम खींचते हैं कस के, और ये हिस्सा हमारा संकुचित हो जाता है और दोनों सीटों को आपस में जोड़ लेता है। और जब हमारा जोड़ बन जाता है तो उसके बाद में ये हेड जो है ये रिमूव ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है, और ये अलग हो जाती है ये टेल या स्टेम। और हमारे पास कितना हिस्सा बचता है? सिर्फ ये हिस्सा बचता है कंप्रेस किया हुआ। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हैंड रिविटिंग टूल के बारे में। ठीक है, तो उसमें एक चीज़ यूज होती है, उसको बोलते हैं रिविट सेट। अभी आप चित्र दिखाएंगे आपको हम, एक मिनट, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। रिविट सेट जो होता है, रिविट सेट यूज्ड फॉर ब्रिंगिंग द सीट मेटल क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिविट इन द होल, है ना। रिविट सेट का यूज़ किस लिए करते हैं? जब भी हम रिविट को होल में इंसर्ट करते हैं तो हमारी सीटें कभी कभी हो सकता है इस तरीके से हों, है ना, तो उनको पास में बिल्कुल लाने के लिए, क्लोजली लाने के लिए हम रिवेट सेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, किस लिए यूज़ करते हैं? ब्रिंगिंग द सीट मेटल क्लोजली टुगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन द होल, है ना। होल में रिवेट को डालने के बाद सीटों को नज़दीक लाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। रिवेट सेट का टूल होता है ये। दिस इज़ रिक्वायर्ड वाइल रिवेटिंग थिन प्लेट्स और सीट विद स्मॉल रिवेट्स। ये कहाँ ज़रूरत होता है? जब हम प्लेट या थिन यानी कि पतली प्लेट या फिर सीट को स्मॉल यानी कि छोटी रिविट के साथ से हम उसको हम रिविटिंग कर रहे हों। ठीक है, और इसी के साथ एक और टूल यूज होता है, इसे हम डॉली बोलते हैं। रिविट सेट ऊपर से यूज होता है, ठीक है। आप चित्र देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए, ये हमारा रिविट सेट है और नीचे ये डॉली है। ठीक है, रिविट सेट का यूज़ हम करते हैं, तो हम डॉली की बात कर रहे हैं। हाँ, डॉली यूज टू सपोर्ट द हेड ऑफ द रिविट विच इज़ ऑलरेडी फॉर्म्ड एंड आल्सो टू प्रिवेंट डैमेज टू द शेप ऑफ द रिविट हेड। डॉली का यूज़ कहाँ करते हैं? हेड को सपोर्ट करने के लिए, रिविट के हेड को सपोर्ट करने के लिए, जो कि पहले से बना हुआ है हेड हमारा, उसको सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि अगर उसको हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ऊपर से हम हैमरिंग करते जाएंगे, तो रिविट का हेड सही से नहीं बनेगा और उसमें जो है तमाम समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। ये देखिए अब डॉली, ये नीचे का पार्ट है, नीचे का हमारा टूल है, जिसमें एक केविटी कटी होती है रिविट का जो हेड है उसके अकॉर्डिंग।
ये सिर्फ उसको सपोर्ट करता है ताकि उसका हेड ख़राब ना हो। और रिवेट सेट जो है उसको हम ऊपर से यूज़ करते हैं, ठीक है। और रिवेट सेट में जो रिवेट के डाया के आकार का ही एक होल होता है, और वो इसलिए होता है ताकि रिवेट उसमें चला जाए और ये हमारी सीट जो हैं क्लोजली नज़दीक आ जाएं, पास में आ जाएं, ठीक है। अगला जो चित्र हमारा जो फिगर 2, इसके बारे में हम आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें देख लीजिए। ये भी रिवेट स्नेप यूज़ किया गया है, आप देख सकते हैं। और नीचे डॉली बिल्कुल वैसे ही सेम है जैसे इसमें थी, फिगर 1 में थी, फिगर 2 में भी डॉली सेम है, लेकिन ऊपर वाले हिस्से में फ़र्क है। आपको लग रहा हो कि एक ही जैसे हैं, ये नहीं है ऐसे, है ना। अंतर दोनों में क्या है, देखो रिवेट सेट का काम हेड को बनाना नहीं होता है, हेड नहीं बनाता है ये, लेकिन रिवेट स्नेप हमारा जो है ये हेड को बनाता है। इतना सा अंतर होता है, हम हैमरिंग करते हैं इसके ऊपर और ये रिवेट स्नेप जो है उस हेड को बना देता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे, बस इतना सा अंतर होता है। तो हालांकि काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी मुझे भी हो जाता है। तो रिवेट सेट और रिवेट स्नेप दिखने में लगभग एक ही जैसे लगते हैं, अगर चित्र आ जाए तो आप इसको समझिएगा। रिवेट सेट से हम चीज़ों प्लेटों को पास पास लाते हैं, जबकि रिवेट स्नेप से जो है हम उसका हेड बनाते हैं, जो लास्ट में हेड बनता है, ताकि उसकी हम रिवेटिंग कर सकें, है ना। देखो रिवेट स्नेप यूज टू फॉर्म द फाइनल शेप ऑफ द रिवेट, है ना। रिवेट स्नेप जो है रिवेट का हेड का फाइनल शेप जो है वो बनाता है, ठीक है। अगला जो हमारा है देखिए आप, ये है हैंड रिवेटर, मतलब हाथ से हम रिवेटिंग करें, ये टूल उसके लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं ये ग्रिप जॉ टाइप ये है, इससे हम पकड़ के प्रेस करते हैं, है ना, और यहाँ पे रिवेट रखते हैं और वो मतलब रिवेट हो जाती है, ठीक है। अगला हमारे पास चित्र है, आप देख सकते हैं इसको, कंबाइंड रिवेट सेट, है ना। जैसा कि हमने पहले देखा था कि पहले हमने रिवेट सेट देखा था तो उसमें सिर्फ एक ही हिस्सा था, कौन सा, ये वाला, सिर्फ उसके सैंक को मतलब स्पेस देने के लिए, पास लाने के लिए, ठीक है। लेकिन ये जो कंबाइंड रिवेट सेट होता है ना, इसके दो काम हैं। एक तो ये रिवेट सेट नॉर्मल वाला भी काम करता है, दूसरा ये देखिए आप यहाँ पे एक कैविटी बनी हुई है हेड के जैसी, रिवेट हेड के जैसी, तो इसका काम जो है रिवेट के हेड को भी बनाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसके दोनों काम है, रिवेट सेट का भी काम करता है और रिवेट स्नेप का भी काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंबाइंड रिवेट सेट। तो कंबाइंड रिवेट सेट का काम क्या होता है, ये हेड को भी बनाता है और प्लेटों को पास भी लाता है, ये दोनों काम कर लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, एक टूल बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें, ड्रिफ्ट, इसको हम बोलते हैं, इसका हाँ ड्रिफ्ट बोलते हैं। इसका यूज़ क्या करते हैं, अलाइंग द होल टू बी रिविटेड, जो भी होल हमें जिनमें रिविट करनी है उनको अलाइनमेंट करना, उनको एक सीध में लाना होता है, तो उसको हम वहाँ पे ड्रिफ्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग कई बार पूछा गया है। आगे देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉकिंग टूल या कॉकिंग प्रोसेस। एक कॉकिंग और फुलरिंग दो ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आते हैं लगभग। तो कॉकिंग क्या होता है, कॉकिंग टूल यूज फॉर क्लोजिंग डाउन द एज ऑफ द प्लेट्स एंड हेड्स ऑफ द रिवेट्स टू फॉर्म ए मेटल टू मेटल जॉइंट, है ना। ये देख रहे हैं आप कॉकिंग टूल यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये दो प्लेटें हैं ऊपर और नीचे, और हमारा ये रिविट किया हुआ है, ये कॉकिंग टूल है, ऐसा ही होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यूज फॉर क्लोजली डाउन द एज ऑफ द प्लेट एंड हेड ऑफ द रिवेट। इसका काम क्या होता है, जो है प्लेट की जो एज है, किनारी है, हो सकता है यहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम हो तो इसको एक दबाने का काम करता है, क्लोजिंग करने का काम आता है। सेम काम यहाँ भी करता है, रिवेट के हेड में भी है, मेटल टू मेटल ज्वाइंट कर देता है ना।
ताकि कोई आगे चल के कोई डिफेक्ट उत्पन्न ना हो। ठीक है, इस चीज़ को आप देखिए। तो ये प्रोसेस जो है कॉकिंग टूल से, इसको कॉकिंग टूल बोलते हैं, कॉकिंग प्रोसेस जो है ये हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला हमारा प्रोसेस जो है वो फुलरिंग प्रोसेस। फुलरिंग टूल आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एज पे फुल बैठ जाता है जाके। देख रहे हैं, कॉकिंग और फुलरिंग में बस थोड़ा सा अंतर है टूल का। कॉकिंग का टूल देखिए आप, छोटा सा होता है, और फुलरिंग का उसकी जो एज है, किनारा है, उसमें फुल जाके बैठा है। तो इसको हम ऐसे ही याद कर लेते हैं, अगर कहीं चित्र दिख जाए तो फुलरिंग जहाँ पे होगी वहाँ पे फुल, उसकी एज पे किनारे पे फुल मतलब उसको कवर कर लेगा, और कॉकिंग में थोड़ा सा कवर करता है। ठीक है, तो फुलरिंग क्या होता है? फुलरिंग टूल यूज फॉर प्रेसिंग द सरफेस ऑफ द एज ऑफ द प्लेट। इस टूल का यूज़ करते हैं जो प्लेट की एज है, जो किनारी है यहाँ पे, है ना, उसको प्रेस करने के लिए, दबाने के लिए यूज़ करते हैं। और क्यों दबाते हैं? ताकि फुलरिंग हेल्प्स टू मेक फ्लूइड टाइट जॉइंट्स। मतलब फुलरिंग के द्वारा हम ऐसा जोड़ बना सकते हैं जिसमें से पानी या कोई द्रव ना बहे। ठीक है, फ्लूइड टाइट जॉइंट्स जो हम किससे बनाते हैं? फुलरिंग के दो माध्यम से, फुलरिंग टूल का यूज़ करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझे होगे। आगे देखते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, नोट करके उन्हें कर दिया है। कॉकिंग इज डन ऑन द एज ऑफ द प्लेट एज वेल एज ऑन द एज ऑफ द रिवेट हेड। जो कॉकिंग ऑपरेशन है, आपने देखा होगा कि प्लेट की जो एज पर भी होता है और रिवेट के हेड के पास भी होता है ना? जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए, प्लेट की एज पे भी हो रहा है और रिवेट के हेड के पास भी हो रहा है। ठीक है, तो वही यहाँ बताया गया है, कुकिंग कॉकिंग इज डन ऑन द एज ऑफ द प्लेट एज वेल एज ऑन द एज ऑफ द रिवेट हेड, दोनों पे होता है। बट लेकिन फुलरिंग इज डन ऑन द एज ऑफ द प्लेट ओनली। फुलरिंग जो है सिर्फ प्लेट की एज पर ही होता है ना? देखिए, सिर्फ प्लेट की एज पर ही होता है, उसके हेड पे नहीं हो रहा है, रिवेट के, है ना? और देखिए, फॉर कॉकिंग एंड फुलरिंग द एज ऑफ द प्लेट आर बेवेल्ड अबाउट 80 टू 85 डिग्री। कॉकिंग और फुलरिंग दोनों ऑपरेशन के लिए जो हमारी प्लेट की एज है, जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, उसकी एज जो है, ये कोण कितना होना चाहिए? ये 80 से 85 डिग्री होना चाहिए। कौन सा? ये देख रहे हैं आप, तिरछा, है ना? तो ये कोण कितना होना चाहिए? 80 से 85 डिग्री तक होना चाहिए। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करेंगे, देखेंगे रीज़न फॉर फॉल्टी रिवेटिंग, है ना? कुछ गलत तरीके से हम रिवेट कर देते हैं, तो क्या क्या उसके रीज़न हैं, तो इसको हम देखेंगे। तो इस क्षेत्र में देखें, फिगर नंबर 9 में, द होल्स ऑन द प्लेट आर नॉट इन लाइन। दोनों प्लेट के जो होल है ना, वो लाइन में नहीं है। देखा आपने, होल लाइन में नहीं है, इसलिए इतनी गैपिंग यहाँ छूट गई है, इतनी गैपिंग यहाँ छूट गई है। ठीक है, अगर दोनों ये लाइन में होते तो गैपिंग नहीं छूटती। अगला हमारा फॉल्ट क्या है? द सैंक और बॉडी ऑफ द रिवेट इज़ नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेट बिफोर रिवेटिंग। इसमें कहा है कि जो हमारा रिवेट है, उसकी सैंक और बॉडी जो है लंबवत नहीं है। जब हमने रिवेटिंग शुरू की तो लंबवत नहीं थी। अगर लंबवत होती तो फिर ये नौबत नहीं आती। इसका मतलब ये है। ठीक है, रिवेट की सैंक या बॉडी जो है लंबवत नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ठीक है, अगला फॉल्ट क्या है? टू मच और टू लिटिल अलाउंसेस हैज़ बीन गिवन। इसमें कह रहा है बहुत अधिक या फिर बहुत कम अलाउंस दे दिया गया है। ठीक है, तो ये फिगर नंबर 11 आप जो आप देख रहे हैं, है ना, फिगर नंबर 11 में जो है टू मच अलाउंसेस हैं। ठीक है, अधिक अलाउंसेस देने से क्या है, हमारे देख रहे हैं रिवेट की ये कान से बन गए हैं,
तो इसमें रीज़न क्या है, इसको बहुत अधिक अलाउंस दिया गया है, तब जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, और अभी हम आगे देखेंगे टू लिटिल अलाउंसेस, यानी कि अलाउंस बहुत कम दे रखा है। अगर अलाउंस बहुत कम होगा तो क्या होगा, हेड हमारा छोटा बनेगा, जो फाइनल हेड बनाएंगे छोटा बनेगा, समझ रही हो। तो इसमें क्या है, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं बचता है, मटेरियल कम बचा यहाँ पे, तभी हेड छोटा बन गया। ये है टू लिटिल अलाउंसेस, यानी कि कम अलाउंस है यहाँ पे। और ये कैसा है, क्या हो गया, ये ज़्यादा वाला अलाउंसेस है। ठीक है, दोनों में अंतर आप देख गए होंगे। फिगर नंबर 11 है जो टू मच अलाउंसेस है, और फिगर नंबर 12 जो है टू लिटिल अलाउंस है ना। आगे देखेंगे आप, अगला फिगर हमारा है 13। इसमें भी एक फॉल्ट है, रिवेट हेड इज नॉट सेंटर्ड विद द सैंक और बॉडी ऑफ द रिवेट। रिवेट हेड जो हमने बनाया है तो वो सेंटर में नहीं बना है, सेंटर से हट गया है, रिवेट की बॉडी या सैंक के सेंटर से हट गया, ये वो फॉल्ट है। ठीक है, देख रहे हैं आप, ये दिखने में ही लग रहा है कि वो सेंटर से आउट है। ठीक है, अगला जो हमारा फॉल्ट है ये है इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग ऑफ प्लेट्स। प्लेट्स आर नॉट ब्रॉट क्लोजली टुगेदर यूजिंग रिवेट सेट। हमने बताया था रिवेट सेट का यूज़ किस लिए करते हैं, प्लेटों को निकट लाने के लिए, जोड़ी जाने वाली प्लेटों को निकट लाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, रिवेट सेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेट करने के लिए उनको। तो यहाँ पे उसका यूज़ नहीं किया गया है, या फिर गलत तरीके से यूज़ किया गया है ना। प्लेटों की इम्प्रॉपर ज्वाइनिंग हुई है, तो इसीलिए प्लेटों के बीच में ये देख रहे हैं आप एक्स्ट्रा मटेरियल आ गया है, क्योंकि हमारी प्लेट पहले से ही उठी हुई थी। हम देखेंगे ये अगला हमारा जो चित्र है, ये फॉल्ट है बर्स बिटवीन प्लेट आर इन ड्रिल्ड होल, है ना। कभी कभी क्या होता है, हम होल करते हैं तो कुछ चीज़ें बर वगैरह प्लेट के अंदर रह जाती हैं। ठीक है, तो फिगर 15 और 16 में आप देखेंगे ये इस तरीके से बर रह गई है। तो ये बर है यहाँ पे, तो उसने क्या किया है कि गलत तरीके से हमारी रिवेटिंग कर दी है, मतलब एक फॉल्ट जनरेट कर दिया है, एक दोष उत्पन्न कर दिया है रिवेटिंग में। ठीक है, अब देखो हम कुछ पढ़ेंगे कि रिवेटिंग जॉइंट और उनके बारे में और उनके प्रभाव और उनको दूर करने के क्या उपाय हैं। आप ये देख रहे हैं, इसमें क्या हो गया है, एक प्लेट इधर खींची है, एक प्लेट इधर खींची है। ऐसा होने से क्या है, रिविट हमारी कट गई है बीच से, यानी कि रिविट की सीयरिंग हो गई है, कर्तन हो गया है। तो क्या हो गया है, सीयरिंग ऑफ रिविट, है ना। तो ये कब होती है, क्या रीज़न इसके हैं, है ना। डायमीटर ऑफ द रिविट टू स्मॉल, हो सकता है रिविट का डायमीटर बहुत कम हो, है ना, उसके लोड को सहन ना कर पाई और सीयर हो गई हो, है ना। तो क्या करना चाहिए, तो रिविट का डायामीटर जो है, द डायमीटर ऑफ द रिविट मस्ट बी ग्रेटर दैन द थिकनेस ऑफ द प्लेट, है ना। प्लेट की थिकनेस से अधिक रखना चाहिए रिविट का डायामीटर, है ना। तो इससे क्या होता है, उसकी स्ट्रेंथ बनी रहती है। और क्या है, रिविट का जो मटेरियल है उसकी स्ट्रेंथ जो है थोड़ी सी कम होनी चाहिए। स्ट्रेंथ ऑफ रिविट मटेरियल इज लेस व्हेन कंपेयर टू द मटेरियल ऑफ द प्लेट्स। ठीक है, ये इसके रीज़न हो सकते हैं, इसकी वजह से हमारा ये जॉइंट जो है फेल्योर हुआ है ना। अगला हमारा देखिए ये चित्र है, इसमें क्या है, क्रशिंग ऑफ द रिवेट, रिवेट की क्रशिंग हो गई है। देख सकते हैं इसको, क्या हुआ है, कॉज कारण क्या है, डायमीटर ऑफ द रिवेट टू लार्ज, रिवेट का डायमीटर बहुत ज़्यादा है ना।
कंपेयर्ड विद द थिकनेस ऑफ द प्लेट, प्लेट की थिकनेस की अपेक्षा जो है रिवेट का डायमीटर बहुत ज़्यादा है, तो यही रीज़न है इसका, ये हो गया। ठीक है। और अगला जो हमारा है, ये देखिए चित्र है ना, स्प्लिटिंग ऑफ द मेटल, मेटल की, मेटल में मतलब स्प्लिटिंग हो गई है, वो टूट गया है किनारे से। तो ये इसका रीज़न क्या हो सकता है? रिवेट होल्स पंच्ड और ड्रिल टू नियर द एज ऑफ द प्लेट, है ना, मतलब प्लेट की किनारी के बहुत नज़दीक ही हमने रिवेटिंग कर दी है। तो जब किनारे से दूरी हमारी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 2D होनी चाहिए, और यहाँ इन्होंने उतनी रखी नहीं होगी। तो यही रीज़न है कि मतलब हमारा मेटल जो है स्प्लिट हो गया है। ठीक है। अगला हमारा देखिए, ये चित्र देख सकते हैं इसे, ये टू क्लोज लिखा है यहाँ पे। ये क्या है? टीयरिंग ऑफ द प्लेट। ऐसा चित्र हम पहले भी देख चुके हैं। तो प्लेट की जो है उसकी किनारे के समांतर जो है टीयरिंग हो गई है। ठीक है। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? प्लेट वीकेंड बाय रिवेट, है ना, रिवेट होल्स बीइंग टू क्लोज टुगेदर। ठीक है। इसमें क्या हो सकता है? रीज़न जो दिखाया इन्होंने है, जो इनके बीच की, हमने कहा ना दो रिवेट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? उनके डाया का 3 गुना। जैसे हम पिच बोलते हैं, तो पिच उन्होंने 3D नहीं रखी है, उससे कम कर दिया है। तो ऐसा होने से प्लेट की टीयरिंग हो जाती है ना। और यहाँ पे इनको 2D रखना चाहिए था, ये नहीं किया, तो इसलिए स्प्लिटिंग, मेटल मेटल का स्प्लिटिंग हो गया है। ठीक है। तो आज के लिए ये हमारा जो है सीट मेटल लगभग मेरे हिसाब से इतना ही आएगा, यहीं तक का समाप्त होता है। ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।